हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बीपीएससी पीटी का एग्जाम 13 सितंबर को निर्धारित है और आपको केवल 1 महीना या 1 महीना से भी कम समय अब बचा हुआ है। तो इस बचे हुए समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और करंट अफेयर्स को मल्टीपल सोर्स से, आप जितने सोर्स से कवर कर सकते हैं कवर कीजिए। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से उसको सेट लगाइए और जो टाइम है, एक्यूरेसी है, उसका ध्यान रखिए। साथ ही साथ आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान रखना है। रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी जगना है और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी करना है ताकि आप हेल्दी भी बने रहें। तो इधर उधर की बात ना करके हम डायरेक्ट आते हैं आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बजट 2025। बजट 2025 काफी इंपॉर्टेंट है और बजट से मैंने बताया था पिछला वीडियो में कि क्वेश्चंस 4 से 5 हमेशा रहते हैं और पूछे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इस पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बजट 2025 के क्या सब सारे तथ्य थे, फैक्ट्स थे और साथ ही साथ अपने बिहार का बजट भी इसके साथ ही साथ कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, 1 फरवरी 2025 को 1 फरवरी 2025 को देश का बजट पेश किया गया हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। और ये आपको याद रखना है कि ये पहली ऐसी वित्त मंत्री हैं जिसने कि रिकॉर्ड 8वीं बार लगातार बजट पेश किया है। इससे पूर्व मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार बजट पेश किया गया है मैक्सिमम, लेकिन वो लगातार नहीं था। ये लगातार पहली ऐसी वित्त मंत्री हैं जिसने 8वीं बार बजट पेश किया है। दोस्तों, बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका थीम, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2025 बजट का थीम है सबका विकास। सबका विकास, आपको ये याद रखना है। दोस्तों, हमने बताया था कि बजट की कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। तो इस बजट 2025 में भी 6 प्राथमिक क्षेत्रों को, 6 प्रायोरिटी सेक्टर्स को आइडेंटिफाइड किया गया है। वो 6 सेक्टर्स कौन हैं? वो हैं गरीबी, गरीबी से मुक्ति। दूसरा है स्कूली शिक्षा, 100% अच्छी शिक्षा। उसके बाद है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में है बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ तक पहुंच, मतलब सब लोगों तक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की पहुंच हो सके। इसी तरह से चौथा है एम्प्लॉयमेंट, 100% कुशल रोजगार, स्किल्ड रोजगार की बात की जा रही है। इसी तरह से महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में जो भागीदारी है उसको 70% तक बढ़ा करके करना है, जो कि अभी अभी के समय में महिलाओं की भागीदारी जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो 32.8% है। इसको बढ़ा करके 70% करना है। इसी तरह से किसानों पर भी बात की गई है इसमें कि देश को, अपने देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए किसानों पर भी फोकस करना है। तो मोटे तौर पर जो इसमें फोकस किया गया है वो है गरीबी, दूसरा है स्कूली शिक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है रोजगार, पांचवा है महिला और छठा है किसान। और इसको सरल शब्दों में ज्ञान का कोड दिया गया है। ज्ञान वर्ड, ग से ज्ञान, या से हो गया आपका, ग से गरीब, य से युवा, ए से अन्नदाता मतलब किसान और न से नारी महिला। मतलब ये जो 6 क्षेत्र हैं वो 4 प्रकार के लोगों से जुड़े हुए हैं। गरीब लोगों से, युवाओं से और अन्नदाता किसान से और महिलाओं से। ये 4 लोगों पर फोकस्ड करके 6 प्रायोरिटी सेक्टर को आइडेंटिफाइड किया गया है। तो इस 6 पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन कौन से क्षेत्र प्राथमिकता की सूची में थे। ये हो गई। दूसरा चीज, ये जो इस बजट 2025 में 4 विकास के इंजन, डेवलपमेंट इंजन को आइडेंटिफाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला हो गया एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया एमएसएमई, तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट और चौथा हो गया ट्रेड एक्सपोर्ट। इन 4 क्षेत्रों पर को किसी भी देश का या अपने देश के डेवलपमेंट का इंजन कहा गया है। इसको कोड वर्ड में आप नाम याद रख सकते हैं, अमित, AMIT। ए से एग्रीकल्चर,
M से MSME और I से इन्वेस्टमेंट, T से हो गया ट्रेड एक्सपोर्ट। MSME का मतलब हो गया माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म जो उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उनको MSME कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो 4 डेवलपमेंट इंजन इसमें आइडेंटिफाइड किए गए हैं। अब हम आते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए गए हैं इस बजट 2025 में। तो इस बजट 2025 में सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स जो लिया गया है वो है कृषि के क्षेत्र में। जैसा कि हमने बताया कि 4 जो विकास इंजन है, इन्हीं विकास इंजन पर फोकस करके सरकार के द्वारा इन चारों क्षेत्रों के डेवलपमेंट से के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए गए हैं या स्कीम्स लाए गए हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, उसको हम देख लेते हैं। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सरकार के द्वारा एक स्कीम्स लाया गया है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना किस लिए लाया गया है? कृषि के उत्थान के लिए। वैसे कृषि के उत्थान के लिए वैसे 100 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां की प्रोडक्टिविटी, जहां की ग्रेन प्रोडक्टिविटी काफी कम है, उसको फोकस्ड करके वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। दूसरा जो स्टेप्स एग्रीकल्चर में उठाया गया है वो है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, दलहन सेल्फ सफिशिएंसी मिशन। इसके तहत जो 3 प्रकार के जो दाल हैं उसमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उसमें अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। वो कौन से दाल हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वो है तूर, दूसरा हो गया उड़द और तीसरा हो गया मसूर। तूर, उड़द, मसूर, TUM। इसका फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हैं, TUM। इसी तरह से कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि मखाना का उत्पादन, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सब पूरे देश का 85% मखाना का उत्पादन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मखाना का उत्पादन होता है वो मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा जैसे क्षेत्रों में होता है। यहाँ एक तरह से 40,000 हेक्टेयर पर 26,000 टन मखाना का उत्पादन होता है और पूरे देश में, पूरे विश्व में, देश के साथ साथ पूरे विश्व में इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये भी तथ्य याद रखने की जरूरत है, फैक्ट्स। एक और जो स्टेप्स लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा बिहार के संदर्भ में वो है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना। मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का भी इस्टेब्लिशमेंट बिहार में करने की घोषणा की गई है। इसी तरह से किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट, पहले 3 लाख तक किसानों को क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख का ऋण मिलता था, अब 5 लाख तक मिलेगा, ये प्रोविजंस किया गया है। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्री पर फोकस करके सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं। तो इंडस्ट्री पर फोकस करके उठाया गया है, एक स्कीम लाया गया है फोकस उत्पाद स्कीम। फोकस उत्पाद स्कीम लाया गया है फुटवेयर और लेदर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। इसी तरह से एक सरकार के द्वारा 5F विजन लाया गया है, जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि 5F विजन बजट में किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। तो आपका उत्तर होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग। अब 5F क्या होता है? 5F का मतलब हो गया फार्म, मतलब खेत में उसके कच्चे माल का उत्पादन, फाइबर उसकी फैक्ट्री, फैशन उसका फॉरेन एक्सपोर्ट, इन सब बिंदुओं पर ध्यान देना है। मतलब हो गया कि खेत से लेकर के उसके एक्सपोर्ट तक हर एक पॉइंट पर सरकार उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। इसी तरह से एक सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक जो स्टेप्स लिया गया है वो लिया गया है कि बीमा क्षेत्र में FDI लिमिट को बढ़ा करके 74% से 100% कर दिया गया है। पहले 74% था, उसको बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। इसी तरह से उद्योग के क्षेत्र में जो छोटे उद्योग हैं MSME, उसके जो क्राइटेरिया, उसके जो परिभाषा है उसमें बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है कि जो मीडियम साइज के जो इंडस्ट्री हैं वैसे ही इंडस्ट्री को मीडियम साइज का इंडस्ट्री माना जाएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ तक किया जाता है।
और उसका टर्नओवर 500 करोड़ से है। उसी तरह से स्मॉल इंडस्ट्रीज उसको माना जाएगा जिसका कि इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक है और उसमें टर्नओवर हमारा 100 करोड़ से है उसका। इसी तरह से माइक्रो जो इंडस्ट्रीज है उसको उसका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया 2.5 करोड़ और इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया 10 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह से जो एक और स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है वो है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। इसका उद्देश्य है डिजिटल रूप में भारतीय भाषा में जो पुस्तकें उपलब्ध है उसको उपलब्ध कराने के लिए। इसी तरह से स्वामी फंड, एक स्वामी फंड करके एक नया फंड क्रिएट किया गया है। इसका उद्देश्य है देश के जो गरीब लोग हैं जिसकी की आवास योजना में सहायता दिया गया था लेकिन सहायता के बावजूद भी अपने घर का निर्माण नहीं कर पाए, उनको एडिशनल फंड दिया जाएगा स्वामी योजना के तहत ताकि वो अपना घर बना सकें। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए जो कि हमने बता दिया इन शॉर्ट में। अब हम देखते हैं कि हमारा जो बजट का इनकम और एक्सपेंडिचर का सोर्सेज क्या है। दोस्तों बजट का जो इनकम जो है हमारा जो बजट का सोर्सेज है वो रेवेन्यू सोर्सेज में है 34 लाख करोड़ और कैपिटल जो इनकम होता है वो 16 लाख करोड़। मतलब कि इस बार का जो बजट पेश किया गया वो 50 लाख करोड़ से अधिक का पेश किया गया। इसी तरह से एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो है रेवेन्यू में 39 लाख करोड़ और कैपिटल में 11 लाख करोड़। मतलब कि हमारा जितना इनकम हुआ उतना खर्च हो गया। अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि हमारा टॉप जो इनकम का सोर्स क्या है जिससे कि सबसे ज्यादा भारत सरकार को राशि मिलती है वो है सबसे पहला, आपको आश्चर्य होगा जान के कि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम सबसे ज्यादा टॉप पे है वो है ऋण। मतलब कि हमको कर्ज से ज्यादा पैसा आता है, मतलब ऋण से हम सबसे ज्यादा पैसा लाते हैं। वो 24% जितनी भी हमारी इनकम है उसमें से 24% मतलब कि लगभग एक चौथाई पैसा हमको एक तरह से ऋण से आता है। और दूसरा जो हमारा जो है टॉप इनकम का सोर्स जो है वो है इनकम टैक्स, वो 22% है। इसी तरह से अगर खर्च की बात करें, देश का खर्च सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा खर्च होता है स्टेट को जो शेयर दिया जाता है राज्य में, जो टैक्स में जो राज्यों का हिस्सेदारी होता है उस पे सबसे ज्यादा सरकार का खर्च होता है। मतलब 22% सरकार का खर्च राज्यों को चला जाता है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा खर्च का एरिया है वो है इंटरेस्ट पे। मतलब 20% हम अपनी लगभग 1/5 जो आय है वो इंटरेस्ट पेड करने में खर्च कर देते हैं। अब अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें या और प्राइमरी डेफिसिट की बात करें और रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें जो कि हमने पिछला वीडियो इकोनॉमिक सर्वे में बताया था, फिर भी एक बार मैं बता देना चाहता हूँ हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो है 4.4% है। और आंकड़े में अगर बात की जाए फिजिकल डेफिसिट है 15 लाख करोड़। इसी तरह से रेवेन्यू डेफिसिट है 6 लाख करोड़ और परसेंट में 1.5% ऑफ जीडीपी है। और इसी तरह से प्राइमरी डेफिसिट जो हमारा है वो है 4 लाख करोड़ जो कि जीडीपी में 0.8% है। दोस्तों हमने फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पिछला वीडियो में बताया था कि फिर भी मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि फिजिकल डेफिसिट वह डेफिसिट है जिसमें कि सरकार अपने जो इनकम से अपने खर्च को जब पूरा नहीं कर पाता है तो सरकार को कर्ज लेना पड़ता है बाहर से। जो कर्ज हम लेते हैं वही एक तरह से हमारा फिजिकल डेफिसिट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनकम हमारा होता है और एक्सपेंडिचर होता है दोनों को घटाने के बाद जो हमारे पास राशि आती है, जो हमारे पास डेटा आता है वही हमारा फिजिकल डेफिसिट है। अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद जो हमारा जो डेटा आता है वो रेवेन्यू डेफिसिट है। हमने विस्तार से पिछला वीडियो में इसको बारे में बता दिया है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कुछ टैक्स के स्तर पर भी स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे कि इनकम टैक्स में सरकार के द्वारा 4 लाख तक के जो इनकम है उस चार जो स्लैब होता है सरकार का कि 0 से 4 लाख तक जो टैक्स है वो 0 कर दिया गया है। इसी तरह से 4 से 8, फिर इसी तरह जो भी स्लैब बढ़ता चला गया है उसमें 5% की वृद्धि दर रखी गई है। और जो जिसकी इनकम टोटल इनकम ही ईयरली 12 लाख है उसको
टैक्स नहीं देना है। और इसमें एक और जो सरकार के द्वारा स्टेप्स उठाया गया है वो है अर्बन चैलेंज फंड का गठन किया गया है। एक नया इनिशिएटिव लिया गया है अर्बन चैलेंज का फंड का, और इसका बजट रखा गया है 1 लाख करोड़। इसका उद्देश्य है कि अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, जो नई नई चुनौतियां उभर के आ रही हैं उस चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अर्बन डेवलपमेंट करना। इसी तरह से पोषण 2.0 लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा फीमेल्स के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। तो ये सारी चीजें एक तरह से भारत के जो जो बजट पेश किए गए हैं उसका एक समरी है, उसका एक निचोड़ है। अब हम देख लेते हैं कि बिहार का बजट क्या कहता है। बिहार का बजट भी उतना ही महत्वपूर्ण है पीटी के एग्जाम के लिए जितना कि देश का बजट है। तो बिहार का बजट हम देखते हैं 3 मार्च 2025 को बिहार का बजट पेश किया गया। भारत का बजट पेश कर किया गया 1 फरवरी 2025 को, और उसके एक महीने बाद अगले महीना 3 मार्च 2025 को बिहार का बजट पेश किया गया। और इसको बजट को कौन पेश किया था? उसको पेश किया था डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी के द्वारा। और बिहार के बजट का जो साइज है वो है 3.16 लाख करोड़। हमने बताया था कि हमारे देश के बजट का साइज है 50 लाख करोड़, तो बिहार के बजट का साइज है 3.16 करोड़ लाख करोड़, जो कि पहले जो साल था इससे जस्ट पूर्व साल में 2.78 लाख करोड़ था, मतलब 2.25 लाख करोड़ था। और इस तरह से हम देखते हैं कि 2025 के बजट में इसमें लगभग 14% का ग्रोथ हुआ है हमारे बजट में। अगर हम फिजिकल स्टेट की जीडीपी की बात करें तो वो स्टेट जीडीपी जो हमारा प्रोजेक्टेड है 2025 में 24-25 में वो है 10.97 लाख करोड़ का। हमारा अनुमान है कितना होना चाहिए। अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें जो बिहार के संदर्भ में, बिहार के कंटेक्स्ट में, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट है 32,718 करोड़, और जीडीपी के परसेंटेज के संदर्भ में वो हमारा टारगेट, हमारा जो है फिगर है 2.98 करोड़। अगर इसका तुलना देश के फिजिकल डेफिसिट से करें तो देश का फिजिकल डेफिसिट है 4.4%, तो बिहार का फिजिकल डेफिसिट है 2.98%, मतलब कि बिहार का बेहतर है फिजिकल डेफिसिट। हमारा टारगेट था 3%, जो कि हमने लगभग अचीव कर लिया है, उससे भी कम चला गया है। अब प्राथमिक घाटा की बात करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट की, तो उसका फिगर है 9,704 करोड़। इसी तरह से राजस्व जो रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो उसका परसेंटेज जीडीपी में 0.80%, पूरा 0.80% है। अब हम देख लेते हैं कि जो बिहार के बजट में नए नए इनिशिएटिव लिए गए हैं जिस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको हम देख लेते हैं। सरकार के द्वारा ग्रीन डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया गया है 25 करोड़ का। यह बिहार का पहला ग्रीन डेवलपमेंट फंड है जो कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया है। इसी तरह से हवाई अड्डे के निर्माण की बात की गई है 4 जगह पर, एक पूर्णिया, दूसरा राजगीर, तीसरा सुल्तानगंज, चौथा रक्सौल। पूर्णिया, राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल। अब हम बात करते हैं कि जो बिहार की इनकम का सोर्स क्या है, टॉप सोर्स क्या है। टॉप सोर्स है हमारा सेंट्रल पूल से जो टैक्स आता है, मतलब केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो सबसे ज्यादा बड़ा इनकम का सोर्स है। और दूसरा इनकम का सोर्स है स्टेट का रेवेन्यू। इसी तरह से जो हमारा सबसे ज्यादा खर्च होता है बिहार में वो होता है सोशल सर्विस पर, लगभग 40%, और जनरल सर्विस पर खर्च होता है लगभग 30%। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 70% सर्विस सेक्टर पे ही खर्च हो जाता है, मतलब सर्विस डिलीवरी करने में खर्च हो जाता है। हमारा जो बिहार का जो ग्रोथ रेट उतना हाई नहीं है, या फिर यहाँ पर जो इंडस्ट्री नहीं लगने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो खर्च का एक बड़ा हिस्सा है वो सर्विस प्रोवाइड करने में चला जाता है। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें पैसा कम से कम, बहुत कम ही इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। इसी तरह से बिहार की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो बिहार का पर कैपिटा इनकम 66,828 रुपया है। अब हम बात करते हैं कि जो फंड का बजट का एलोकेशन जो किया गया है, अगर उस पे हम बात करें तो बजट का एलोकेशन सबसे ज्यादा एजुकेशन पर किया जाता है, और दूसरा
रूरल डेवलपमेंट पर और तीसरा हेल्थ पर किया जाता है। अब नीचे देख लेते हैं कुछ छोटे छोटे सरकार के द्वारा घोषणाएं की गई हैं और इसका बहुत व्यापक महत्व है। इसमें आ जाता है कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बात की जा रही है बेगूसराय में। दूसरा, मुख्यमंत्री बालिका प्रतिरक्षण योजना लाई गई है फ्री वैक्सीनेशन के लिए 9 से 14 साल के बच्चों के लिए कैंसर से जुड़े हुए सर्वाइकल कैंसर से के अगेंस्ट ये एक तरह से एक तरह का टीका लगता है, फ्री वैक्सीनेशन किया जाता है तो उसके लिए लाया गया है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा की गई है डोभी गया में। इसी तरह से मेट्रोलॉजिकल सेंटर बनाने की बात की जा रही है भागलपुर में। फिर हरिहर नाथ टेम्पल का जो सोनपुर में है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर आर्कियोलॉजिकल साइट लेवल का डेवलपमेंट किया जाएगा लाल पहाड़ी लखीसराय में। इसी तरह से हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क का किया जाएगा वेस्ट चंपारण में। इसी तरह से बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च मुंगेर में स्थापित किया जाएगा। इसी तरह से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम लाया गया है। फिर इसी तरह से बिहार में जो सेकेंड टाइगर रिजर्व जो बनाया जा रहा है वो है कैमूर वाइल्ड लाइफ को, इसको एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा मान्यता दिया गया है। और पहला आपको मालूम ही है बाल्मी टाइगर रिजर्व हमारा पहला टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों इस वीडियोज में हमने बिहार के बजट के साथ साथ देश के बजट को भी समझा और मैं उम्मीद करता हूं आपको इससे बहुत फायदा होगा। इसको 2 से 3 बार जरूर सुने, आपको बहुत मदद मिलेगी एग्जाम में। तो इस वीडियोज में इतना ही। थैंक यू।